नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मेरी बला तेरे सिर, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं उसे जहर देने वाली थी, मगर तुम्हारे कहने पर फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे चाचा जैसे जालिम और बेरहम इंसान को जहर देने की ना सोचती तो क्या करती। वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कुत्तों की तरह पीटता और धुतकारता है। वो खुद मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। पानी पीना भी आज मेरे लिए मुहाल हो गया है। तुम्हारी मौत के बाद तो मैं और भी डर गई हूँ, इसलिए कॉफी को पोपी से चखवा कर चेक कर रही थी कि उसमें जहर तो नहीं है। तुम मुझे अपने हत्यारे समझते हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हत्या भी तुम्हारे चाचा ने की है। मैं सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं होऊंगा चाची, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा। भला चाचा मेरी जान क्यों लेगा? क्योंकि वो इससे पहले भी एक बार तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है। मैं तुम्हें बताती हूँ कब। काऊ। एंथोनी के पास पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। काऊ काऊ। तो मामला गंभीर है। एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है प्रिंस। हत्यारे को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हत्यारा कौन है पहले इस बात की छानबीन कर लेनी चाहिए, ताकि कोई निर्दोष कत्ल की सजा ना पा जाए। चाची ललिता खुराना के चेहरे पर चाचा का नाम लेते समय ढेरों नफरत थी। वो जो खुद को तेरा चाचा कहता है, वो अजय खुराना, हाँ वही कर सकता है तेरी हत्या बेटे। सबसे पहले मैं तुझे वो कारण बताती हूँ कि वो तेरी हत्या क्यों करना चाहता था। कारण है हमारा बेटा मोहित, जो अभी तेरी ही उम्र का है। मगर अधिकार एक ऐसा जुनून है जो उम्र के फासले नहीं देखता। अधिकार के इसी जुनून ने कैकेयी के हाथों भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया था। तेरे चाचा जानता था कि एक दिन तुम और मोहित साथ साथ ही बड़े होंगे। तब बड़े होने के नाते फैक्ट्री के चेयरमैन की कुर्सी पर तुम्हें ही बैठाया जाता। तुम्हारे चाचा को यह गवारा ना था। ये चिंता उन्हें अक्सर परेशान करती थी। मुझे उस कोशिश के बारे में बताओ चाची, जो चाचा ने मुझे मारने की थी। हाँ, वो एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें अगर तुम मारे जाते तो किसी को पता भी ना चलता कि तुम्हारी हत्या की गई है। तुम्हें याद होगा, रूपनगर में कुछ दिनों पहले एक बस रोबरी हुई थी। कोई अपनी जगह से ना हिले, डोंट मूव, और तू बस को चुपचाप चलाता रह, वरना मेरी गन चल गई तो तू चल बसेगा। लुटेरों ने जमकर बस को लूटा, जमकर हिंसा की। पर्स छुपाता है हरामखोर। क्यों भी? क्या है तेरे पास? तेरे बाप ने जेब खर्च तो तुझे भी दिया ही होगा, तू वही ला। अबे ला, जल्दी जेब खाली कर। और तुम जिस मौके की तलाश में थे, तड़ाक। तुम्हारे चाचा तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि कायरता तुम्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर की इसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये योजना बुनी गई थी। ठोक दे, डाल दे उसे वहीं पर। वो सफर तुम्हारा अंतिम सफर साबित होता, लेकिन ईश्वर के भेजे दूत की तरह वहां आ पहुंचा वो कौवा। काऊ काऊ। उफ, ये कौवा चलती बस में कहां से आ गया? और कहते हैं रात में जहां पर कौवा आता है वहां पर एक मुर्दा भी आता है। इस मुर्दे को एंथोनी कहते हैं। धाड़ धाड़। अब तुम ठोके और डाले जाओगे। धाए धाए धाए। तुमने सुना नहीं था जब मैंने अपना परिचय दिया था? एंथोनी एक अजूबा था, कुदरत का भेजा हुआ मुर्दा फरिश्ता। बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, लेकिन जिसने भी देखा, अगर वो सताया हुआ है या किसी जुल्म का शिकार था, तो उसने खुद को भाग्यशाली माना है। ढिसुम, थर, थम, ठक। और अगर वो जुल्म करने वाला कोई मुजरिम था तो उसने उसे अपना दुर्भाग्य माना, क्योंकि उसके बाद वो भी जिंदा नहीं बचा। बस
अपने पीछे सड़क पर कुचली हुई लाशें छोड़ती चली गई। एंथोनी ने एक एक करके उन्हें सामने की ओर से बस से बाहर उछाल दिया था, जिससे सभी लुटेरे बस के पहियों के नीचे आकर कुचले गए थे। मगर उनकी मौतों पर किसी को कोई अफसोस नहीं था। उनकी लाशों पर कोई रोने वाला नहीं था। अफसोस था तो सिर्फ तुम्हारे चाचा को। लानत है ऐसे पूरे गैंग पर, एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर पाए। पूरी योजना बताने के बाद भी बस रॉबरी की आड़ में एक बच्चे को नहीं मार पाए। झुंझलाहट में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर और उस सनसनीखेज बस कांड को अखबार में पढ़ते ही मैं समझ गई कि दरअसल किस बच्चे को मारने की योजना थी। वो बच्चा तुम ही थे राहुल। अगर उस समय एंथोनी ने या यूं कहूं कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बचा लिया था, मगर इस बार तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तो तुम समझ गए कि तुम्हें मारने में मेरा नहीं, तुम्हारे चाचा का हाथ है। मुझे ये भी मालूम है कि अब तुम मुझे छोड़कर अपने चाचा के पास जाओगे, लेकिन वहां मेरा जिक्र मत करना राहुल। वो एक जलील इंसान है, उसने तुम्हारी हत्या की है। अगर वो मारा नहीं गया तो एक दिन मेरी भी हत्या कर डालेगा। नहीं, अब वो किसी को नहीं मारेगा। एंथोनी की प्रत्येक घटना पर नजर थी और वहां हुई वार्ता के एक एक शब्द पर पूरा पूरा ध्यान। काऊ काऊ। राहुल की चाची ने बस वाली घटना के पीछे चाचा की जो मंशा बयान की है, मेरी नजर में तो वो अभी संदिग्ध है। फिर अभी ये भी साबित नहीं हुआ है कि बम कार में रखकर राहुल की हत्या चाचा ने ही की है या किसी और ने। जब तक ये साबित ना हो जाए, मैं इस केस के संभावित मुजरिम को छूऊंगा भी नहीं। देखते हैं कि अब चाचा अपने भतीजे से क्या कहता है। चाचा की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली थी। राहुल तू? राहुल नहीं चाचा, राहुल नहीं, राहु कहो। राहुल तो मार डाला गया। तुमने मार डाला उसे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कार चलाना सीखने वाला हूं। तुमने बम विस्फोट में उसके परखच्चे उड़ा दिए चाचा। जिसे गोद में खिलाया उसे ही गोद डाला। मैंने तुझे गोद डाला, ये कहकर तुमने मेरी प्यार की धज्जियां उड़ा दी। गला छोड़, मैं कहता हूं मेरा गला छोड़, और मुझे बता कि मैं तुझे क्यों मारूंगा। अरे तू तो मेरे बेटे मोहित से बढ़कर था। बता मुझे कि क्यों मारूंगा मैं तुझे। राहु ने वजह बता दी, फिर गुर्राया। अब तुम मुझे बताओ चाचा कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे। बेवकूफ, मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अभी खेत जुते भी नहीं और भूखे पहले ही आ गए। तुम दोनों की उम्र अभी 14 बरस थी। अगर ऐसी नौबत आती भी तो वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने से पहले ना आती। उस समय तुम्हारी उम्र 24 बरस होनी चाहिए, यानी मैं 10 साल पहले ही हत्या जैसी टेंशन क्यों भुगतूंगा। क्या मुझे ये पता ना होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो यूं भी मेरे बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा और अनिल भैया यानी तुम्हारे पापा मुझे अपनी जायदाद एवं फैक्ट्री के हिस्से से बेदखल कर देंगे। भला अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। तो फिर मुझे और कौन मार सकता है। चाचा, मुझे उस हत्यारे का पता लगाना है। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। खनाक। तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई रोहित के अलावा दूसरा कोई शख्स मार ही नहीं सकता। रोहित? हाँ रोहित। वो मुझे क्यों मारेगा? सब जानते हैं वो तुम्हारा सौतेला भाई है। सब जानते हैं कि वो एक अयास, स्मैकिया, आवारा और क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है। कोई उसे नहीं चाहता, सब तुम्हें चाहते हैं। वो इसी बात से तुमसे चिढ़ता है। लेकिन मैंने तो उसे कभी भी सौतेला नहीं माना। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। वही चीट रोहित के हाथों तुम्हारी हत्या का कारण है। आप इतने विश्वास के साथ उसे मेरा हत्यारा क्यों मान रहे हैं? इस विश्वास की वजह है, याद करो वो घटना। इस साल की सुपरहिट फिल्म गदर में कई सिनेमा घरों में भी गदर की सी स्थिति पैदा कर दी थी। तुम्हारे साथ मेरा बेटा मोहित भी इस फिल्म को देखने की जिद कर रहा था, लेकिन रोहित मोहित को नहीं बल्कि तुम्हें फिल्म दिखाने ले गया था।
अगर तीसरा टिकट मिल जाता तो मोहित को भी ले जाता। मोहित को फिल्म दिखाने ना ले जाना उसके प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि सिनेमा के उस शो में आज क्या होने वाला है। फिल्म को शुरू हुए अभी 15 मिनट ही बीते थे कि हॉल के एक कोने से शोर उठा, सीट के नीचे बम है। बम एक ऐसा शब्द है कि चाहे उसकी रेंज सिर्फ एक कुर्सी तक ही हो, मगर पूरे हॉल में भगदड़ मचा देता है। बम! राहुल भाग! भैया रुको, इतनी बेसब्री किस लिए? बम कोई हमारी सीट के नीचे थोड़े ही रखा है। उस भगदड़ में तुम अचानक गिर गए। भगदड़ में गिरने का अर्थ किसी भी रूप में ठीक नहीं होता। यही रोहित की प्लानिंग का हिस्सा था। वो तुम्हें भगदड़ में गिराकर मारना चाहता था, क्योंकि हॉल में बम रखने की अफवाह फैलाकर आतंक मचाने की योजना उसकी और उसके साथियों की थी, जिन्हें आतंकवादियों से इस काम के पैसे मिले थे। भैया! होनी तो होकर रहती है, मगर अनहोनी को रोकने के लिए कुदरत के हाथ मौजूद रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मदद करे। देख कर चलो, तुम्हारे पैरों के नीचे एक मासूम जिंदगी कुचली जा रही है। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। कौन? हाँ, मैं जानता हूं प्रिंस कि ये भगदड़ कई लोगों की जान ले सकती है। ऐसी भगदड़ में लोग बम से ज्यादा भगदड़ में मरते हैं। मैं इस भगदड़ को रोकता हूं। इस काम में ये लेडीज पर्स मेरी मदद करेगा। भगदड़ को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही था। बम मेरे पास है। मैं इस बम को अपने कौवे को दे रहा हूं। कौन? वो देखो, प्रिंस उसे लेकर हॉल से बाहर जा रहा है। कौन? अब तुम लोग आराम से बिना डरे सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते हो। तुम कौन हो? एंथोनी गुंजाल्वेज। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, लेकिन सब कुछ एंथोनी की बदौलत ठीक हुआ। अरे कहाँ गया? जहां अफवाह उड़ती है वहां पर विस्फोट नहीं होते। मैं जानता हूं कि यहां पर भी विस्फोट नहीं होगा। ओह, ये पर्स जिसका भी है उसे मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस भगदड़ में छूट गए सामान को भी इकट्ठा करेगी और साथ में लोग अपना सामान वहां लेने पहुंचेंगे भी। कौन? तू इसे अब इतिहास के पुलिस जीप में छोड़ा। वो तुझे देखकर समझ जाएगा कि ये पर्स मैंने भिजवाया है। भैया, ये वही एंथोनी था जिसके कारण एक बार पहले भी मेरी जान बच चुकी थी। अगर वो समय पर ना पहुंचता तो ना जाने क्या होता। राहुल की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित भैया मुझे भीड़ के तले कुचलवाकर मार देना चाहते थे? बिल्कुल। अगर अफवाह फैलाने वाले पकड़े जाते तो निसंदेह आज रोहित टाडा कानून के अंतर्गत जेल में होता। मुझे भी पता ना चलता अगर मैंने रोहित को मोबाइल पर किसी जलवा खान से बात करते हुए ना सुन लिया होता। वो कह रहा था कि राहुल बच गया, क्या फायदा हुआ सारे तमाशे का। ओह, तुम पर लगा इल्जाम पुख्ता रूप से साबित नहीं हुआ चाचा, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। लेकिन आखिर मेरे परिवार में से ही किसी ने मुझे मारा ही है। वो कौन है इसका पता तो मैं चला कर ही रहूंगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।